दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे पॉलिटी के टॉपिक बजट पे। पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि बजट जो है इकोनॉमिक का टॉपिक नहीं है, क्योंकि कई लोग इसे इकोनॉमिक में पढ़ा देते हैं। खैर, उसमें भी कुछ टॉपिकें आती हैं, लेकिन ये उसमें नहीं आता है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। ये पॉलिटी की टॉपिक है। इकोनॉमिक की टॉपिक आप बोल सकते हैं कि उसमें जो है बजट कब पेश किया गया, उसके जो गणितीय आकलन होते हैं वो आप इकोनॉमिक में बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और ये जो आज का टॉपिक है, ये तो बजट जो है वो हम प्योर पॉलिटी का टॉपिक है बजट। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है बजट। ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जो बूगे से मिलकर बना है। ये फ्रेंच भाषा के एक शब्द बूगे से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है एक थैला, थैला या बैग। आपने देखा होगा कि जब भी वित्त मंत्री आते हैं तो एक बड़ा सा ब्रीफकेस लेके आते हैं और उसमें अपना पूरा कागजात लेके आते हैं, जो उसमें लिखी हुई होती हैं, प्रतियां होती हैं जो बजट की। लेकिन इस बार पहला ऐसा बजट है जिसमें पेपर का प्रयोग ही नहीं किया गया है। पेपरलेस, विदाउट पेपर। ये एक टैबलेट पे हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने ये पूरा जो है टैबलेट पे पढ़ा है, इसलिए ये पेपरलेस है। और आज हम बात कर रहे हैं अंतरिम बजट, आम बजट और लेखा अनुदान। आम बजट, अंतरिम बजट और लेखा अनुदान, लेखा अनुदान। और इसमें हम इन्हीं के बीच मैं आपको अंतर बताऊंगा। और बजट शब्द का मैंने पहले भी आपको बताया कि संविधान में कहीं उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। और बजट शब्द का तात्पर्य यह होता है कि अनुच्छेद आप 112 में जब देखेंगे हमारे संविधान में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि वार्षिक वित्तीय विवरण, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा वार्षिक वित्तीय विवरण। इसी के सापेक्ष जो है बजट को लिखते हैं। बजट जो है बेसिकली ये संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है या कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि इसे वित्त मंत्री ही पेश करेंगे या करेंगी, क्योंकि आपको याद होगा जहां तक कि पीयूष गोयल ने इसे पेश किया हुआ था जब वो रेल मंत्री थे, क्योंकि उस टाइम पे अरुण जेटली जी की तबीयत थोड़ी खराब थी। तो इसमें संविधान में हमारे ये बताया गया है कि ये जो अधिकार जो है वो तो राष्ट्रपति का है। संविधान जो में ये लिखा गया है कि बजट पेश करने का जो अधिकार है वो तो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति जो है किसी भी मंत्री से इसे पेश करा सकता है। लेकिन सामान्यतः ये वित्त विभाग का काम होता है, इसीलिए इसे वित्त मंत्री द्वारा पेश कराया जाता है। दूसरी चीज ये बताना चाहता हूं मैं आपको कि ये एक वर्ष का पूरा लेखा जोखा अनुमानित बजट, एक इसको हम बोल सकते हैं कि अनुमान लगाया जाता है कि हमारे जितने भी उपक्रम है, रेलवे है, एयरवेज है, डाक है, इससे कितने आय होने वाली है, हमारी कितनी प्राप्तियां होने वाली हैं, और उसके बाद इसके कितने खर्च हैं हमारे पास, किन किन शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रक्षा पर, किन किन जगहों पे हम इसे खर्च करने वाले हैं, और कितने पेट्रोलियम से कितनी आय है, कोयला विभाग से कितनी आय है। इसको तमाम उपक्रम जितने भी उसके अपने उपक्रम है उससे वो देखती है कि एक वर्ष में चूंकि अनुमानित होता है कि एक वर्ष में हमारे इतने आय होने वाले हैं और एक वर्ष में हमारे इतने व्यय होने वाले हैं। तो एक वार्षिक आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। मैं यहाँ लिख देता हूं कि ये जो है ये कोई मतलब ये नहीं है कि बजट पेश हो गया और चूंकि ये एक भाषण ही है, मतलब एक वर्ष का एक लेखा जोखा होता है और ये एकमात्र भाषण ही है। इससे कोई ये नहीं होता है कि मेरे पास इतना पैसा रखा हुआ है मैं ये कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मात्र एक भाषण ही होता है। ये एकमात्र केवल भाषण होता है कि अनुमानित, वार्षिक अनुमानित होता है। ये अनुमान लगाया जाता है कि हमारे पास कितना जो है आय है
और मतलब कितनी प्राप्तियां हैं और कितना व्यय है हमारे पास। जो खर्चा एक्सपेंडिचर होता है वो सरकार द्वारा कितने खर्च हैं और किन विभागों पे खर्च हैं, इसे हम संघीय बजट या आम बजट ही बोलते हैं। क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसी में मैं इसको समझाऊंगा, अंतरिम बजट और लेखा अनुदान, इसको हम देखेंगे। अभी हमने बात किया जैसे कि आम बजट जो है वो कैसे पेश किया जाता है, इसका पूरा एक वर्ष का लेखा जोखा होता है, अनुमानित लेखा जोखा इसे हम बोल सकते हैं, और ये राष्ट्रपति के अधिकार में होता है कि वो किसे दे ये पेश करने के लिए अपना पूरा लेखा जोखा। और इसके बाद हम अभी देखते हैं अंतरिम बजट और लेखा अनुदान। अंतरिम बजट और लेखा अनुदान, क्योंकि मैं इसमें केवल की पॉइंट्स लिख के बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ केवल राष्ट्रपति लिख दिया हुआ था, 112 लिख दिया हुआ था, तो मैं इसमें केवल की पॉइंट्स लिख के बातें कर रहा हूँ। अगर आप इसे चाहते हैं तो मैं इसका अपना हैंड रिटन नोट्स जो है उसे मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अब यहाँ अंतरिम बजट में पहले देखते हैं हम, और उसके बाद देखेंगे लेखा अनुदान। क्योंकि अंतरिम बजट जो होता है वो चुनावी वर्ष में इसे पेश किया जाता है। ऐसा हमारे संविधान में ये बनाया गया है कि अंतरिम बजट जो है वो केवल चुनावी वर्ष में ही प्रस्तुत की जाए, क्योंकि सरकारें जो बनती हैं वो 5 साल के लिए बनती हैं। 5 ईयर के लिए जो सरकारें बनती हैं वो 5 साल के लिए बनती हैं, तो 4 साल जो है वो 4 बार तो अपना बजट पेश कर देते हैं, आम बजट। लेकिन चौथी बार जब चुनाव होने वाला होता है, 5वीं बार जब चुनाव होने वाला होता है, तो उस टाइम पे वे अंतरिम बजट पेश करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ, 2014, 2019 ये सब अंतरिम बजट पेश हुए। इसे जो है चुनावी वर्ष में हम लिख सकते हैं कि ये बजट लाया जाता है, क्योंकि इसमें जो सरकार है वो ये बताती है कि मतलब चुनाव की घोषणा जब होती है तो ये बताया जाता है कि इसके और इसके बीच में चुनाव होने तक कितना खर्चा, कितना आय और कितना व्यय है। जो सरकार की जो विभिन्न उपक्रम है, रेलवे है, एयरवेज है, ऐसे ही बहुत सारे जो उपक्रम है, जो मिनिस्ट्री है, उनसे देखा जाता है कि कितने जाने वाले हैं और कितने आय हैं, जो प्राप्तियां हैं, उसका अनुमान लगाया जाता है। लेकिन ये कुछ महीनों के लिए होता है, अंतरिम बजट पूरे वर्ष के लिए नहीं होता है, ये केवल कुछ महीनों के लिए होता है। ये जो है कुछ महीनों के लिए होता है। ये काफी जैसे आम बजट के जैसे नहीं होता है कि पूरा एक वर्ष मैंने पूरा अनुमान लगाया, ये कुछ महीनों के लिए अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद जो है इसमें दूसरा पॉइंट ये है, इसे जो है हम मिनी बजट भी बोलते हैं, मिनी बजट भी इसे हम बोलते हैं। और ये क्योंकि कम समय के लिए होता है तो इसे हम मिनी बजट बोलते हैं। इसमें भी आय व्यय का खर्चा होता है, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए होता है, चुनावी वर्ष जैसे मैंने बताया, और इसे मिनी बजट भी बोलते हैं। दूसरा हम लेखानुदान की चर्चा करते हैं। लेखानुदान का जो है संविधान में हमारे उल्लेख है, और ये 100 अनुच्छेद जो है 116 में इसका उल्लेख है। और दूसरी चीज ये भी चुनावी वर्ष में ही इसको भी लाया जाता है, लेखानुदान भी चुनावी वर्ष में लाया जाता है, चुनावी वर्ष में लाया जाता है, जैसे 2014, 2019। लेकिन इन दोनों में एक अंतर होता है, और इस पर आप अभी ध्यान देंगे जो मैं बताने जा रहा हूं, और ये एक बहुत ही बड़ा अंतर है और मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज ये होती है, क्योंकि यहाँ जो है पूरे मतलब कुछ महीने का जो है, कुछ महीनों का जो है यहाँ पे आय व व्यय का लेखा जोखा दिया जाता है। यहाँ भी जो है कुछ महीनों के लिए ही दिया जाता है, क्योंकि ये भी चुनावी वर्ष में लाया जाता है, और ये भी कुछ महीनों के लिए होता है। लेकिन इन दोनों में जो अंतर होता है, यहाँ पे केवल एक्सपेंडिचर को बताया जाता है। लेखानुदान में जो विशेष अंतर होता है वो केवल यही होता है कि यहाँ केवल व्यय को बताया जाता है, यहाँ पे केवल जो है वो खर्च को बताया जाता है। क्योंकि सरकार कहती है संसद से कि अरे भाई मुझे कुछ पैसा दे दो, क्योंकि भाई जो भी लोग उनके एम्प्लॉय हैं, जैसे जज हुए
और रेलवे में कर्मी हुए, डाक विभाग में कर्मी हुए, तो उन लोगों को उनकी सैलरी देने के लिए, उनकी तनख्वाह देने के लिए आखिर पैसा चाहिए। तो यहाँ पे जो है उनसे सरकार जो है संसद में ये बजट लाती है, लेखानुदान के तहत कुछ पैसों की मांग करती है, जिससे चुनावी साल में उनको कुछ महीनों के लिए पैसा ले लेती है संसद से कि उनको पैसा दिया जा सके इसमें। और दूसरी चीज इसमें जो है विनियोग विधेयक नहीं लाया जाता। विनियोग विधेयक की आवश्यकता ही नहीं होती है इसमें। ये ना राज्यसभा में लाया जाता है, ना लोकसभा में लेके जाया जाता है। इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं होती है जैसे अंतरिम बजट और आम बजट में होता है, क्योंकि ये इसमें एक वही मतलब विशेष अंतर है। एग्जाम वगैरह में ये पूछ देता है कि लेखानुदान और अंतरिम बजट में क्या अंतर है। तो इसमें एक मेन पॉइंट यही है कि इसमें केवल खर्च को गिनाया जाता है और इसे हम अग्रिम भुगतान भी बोलते हैं। इसको हम जो है अग्रिम भुगतान बजट भी बोलते हैं। इसे हम अग्रिम भुगतान में यहां लिख देता हूं। अग्रिम भुगतान भी इसे हम बोलते हैं, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो पैसा लेके चले जा रहे हैं, लेकिन आने वाले पैसे का क्या होगा। तो ये उसकी चिंता कोई नहीं करता है, क्योंकि चुनावी दौर होता है उस टाइम पे, और उसकी चिंता जो है वो सीएजी करती है, कैग करती है। और संचित निधि में जितना भी पैसा होता है उसकी निगरानी और सारे मंत्रालयों की निगरानी कैग के द्वारा होती है। तो इसमें कोई भी ये चिंता नहीं करता है कि अगली सरकार किसकी आने वाली है, क्यों आने वाली है, पैसा क्या होगा आने वाला, और ऐसी जितनी भी बातें होती हैं वो सब संचित निधि में सारे विभागों के पैसे रखे होते हैं, और उसकी जो है लेखा जोखा जो है वो कैग सीएजी करता है। चलिए, और दूसरी बात जो है मैं यहाँ बताता हूं कि ये विनियोग विधेयक यहाँ बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं इसे अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।